वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट किया था सेक्शन 63। क्लियर? यस। अब बात आती है बेटा सेक्शन 64। लेकिन सेक्शन 64 जो है ना वो रिलेट करता है आपके सेक्शन 61 से। सर सेक्शन 61 में तो हमने कन्वर्जन पढ़ा था। सेक्शन 61 में तो हमने कन्वर्जन पढ़ा था कि आप शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट कर देते। बिल्कुल बेटा। तो वो जो कन्वर्जन था वो सेक्शन 61 का केवल एक पार्ट था। वो कन्वर्जन केवल सेक्शन 61 का एक पार्ट था। हमने एक पोर्शन जो आपके लिए नई चीज होती है उस नई चीज को अलग से कन्वर्ट किया कि हम स्टॉक भी समझ जाए, हम स्वेट इक्विटी भी समझ जाए, हम बोनस भी समझ जाए, हम राइट शेयर भी समझ जाए। ठीक है। लेकिन एक्चुअल में जो सेक्शन 61 है वो सेक्शन 61 थोड़ा सा वाइडर सेक्शन है। वो जो सेक्शन 61 है वो 5 चीजें कवर करता है। सर 5 चीजें कौन कौन सी? तो वो 5 चीजें कवर करता है ऑल्ट्रेशन की। सर हमें अब आके ये ऑल्ट्रेशन क्यों पढ़ना है, हमने वहीं पे क्यों नहीं पढ़ा? तो बेटा उसका एक छोटा सा लॉजिक है कि इसको अब हमें कंपेयर करना है सेक्शन नंबर 66 से। किससे कंपेयर करना है? सेक्शन नंबर 66 से। सेक्शन नंबर 66 अपने आप में आपकी एग्जाम के लिए एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ठीक है, आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है सेक्शन नंबर 66। और इन दोनों में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, हमें डिफरेंशिएट करना पड़ता है इन दोनों। ठीक है, तो चलिए फटाफट से देखते हैं सेक्शन नंबर 61 एंड सेक्शन नंबर 66। क्लियर? चलो सर, तो सेक्शन नंबर 61 पहले हम बात करेंगे ऑल्ट्रेशन इन शेयर कैपिटल। बेटा आप ऑल्ट्रेशन से क्या समझते हैं? अगर आपको बोला जाए कि ऑल्ट्रेशन, तो आप ऑल्ट्रेशन से क्या समझते हैं? सेक्शन नंबर 61। 61 क्या कहता है? ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल। ऑल्ट्रेशन का मतलब शेयर कैपिटल में चेंजेस। ऑल्ट्रेशन का मतलब शेयर कैपिटल में चेंजेस। तो हमने कहा देयर आर फॉलोइंग ways of alteration of शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में ऑल्ट्रेशन के ये तरीके हो सकते हैं। पहला, इंक्रीज इन ऑथोराइज्ड कैपिटल। कंपनी अपनी ऑथोराइज्ड कैपिटल को क्या करे? इंक्रीज करे। ऑथोराइज्ड कैपिटल को इंक्रीज करना चाहती है। अब ऑथोराइज का मतलब वो इश्यू नहीं करती, केवल वो ये कह रहा है कि हम कभी भी इतनी कैपिटल इश्यू कर रहे हैं या इतनी कैपिटल, इस कैपिटल से कंपनी रजिस्टर्ड है, उस कैपिटल को इंक्रीज करना चाहिए। दैट इज ऑल्ट्रेशन इन शेयर कैपिटल। सेकंड, कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स
शेयर्स का कंसोलिडेशन करना, सब डिवीजन, इसे स्प्लिट ऑफ भी कहते हैं। स्प्लिट ऑफ शेयर्स। पॉइंट नंबर 4, कन्वर्जन ऑफ शेयर्स इनटू स्टॉक और रिकन्वर्जन। हमने ये वाला पॉइंट पढ़ा था, हमने सेक्शन 61 का ये वाला पॉइंट अलग से समझ रखा है कि कन्वर्जन करना क्या होता है और रिकन्वर्जन करना क्या होता है, मतलब शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट करना क्या होता है, स्टॉक होता क्या है, ये हमने समझ रखा है ऑलरेडी। और पॉइंट नंबर 5, कैंसिलेशन ऑफ अनइश्यूड कैपिटल। याद है ये पॉइंट आपने मुझसे पूछा था, याद है ये पॉइंट भी आपने मुझसे पूछा था कि सर ये लास्ट वाला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, पूछा था ना। चलिए, तो इन पांचों को एक बार फटाफट से देखो, इस पे हम ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, मैं इनका मतलब आपको समझा दे। हमारी कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल, हमारी कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल है साहब 1 करोड़ रुपए, हम उसे इंक्रीज करना चाहते हैं, 1 करोड़ से बढ़ा के 1 करोड़ 50 लाख कर दी, क्या उसे शेयर कैपिटल में ऑल्ट्रेशन कहा जाएगा? बिल्कुल कहा जाएगा। अब बात आती है व्हाट इज कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स। कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स क्या होता है? तो कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स का मतलब है साहब, एक पर्सन है जिसके पास 10 शेयर्स है, कितने रुपए वाले हैं? 10 रुपीज 10 ईच। एक पर्सन के पास 10 रुपए वाले 10 शेयर्स है, ठीक है। अब वो क्या करती है कंपनी? कंपनी उसके 10 शेयर को 100 रुपए वाले शेयर्स में कन्वर्ट कर देती है। 1 शेयर ऑफ ₹100 each. This is called consolidation of शेयर्स। क्लियर, समझ गए? आपके पास बहुत इजी सा एग्जांपल है, आपके पास बेटा, आपके पास 10 रुपए वाले 10 नोट है, आप उनको लेके किसी शॉप पे गए और आपने कहा कि साहब हमारे इन 10 रुपए वाले 10 नोट के बदले में 100 रुपए वाला नोट दे दीजिए, ठीक है साहब, क्या ये ऑल्ट्रेशन कहलाएगा? बिल्कुल कहलाएगा। और इस ऑल्ट्रेशन का मतलब क्या है? ये ऑल्ट्रेशन है कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स। क्लियर, समझ गए? अच्छा एक बात बताओ, क्या आपकी कैपिटल की वैल्यू पे भी इफेक्ट पड़ा क्या इससे? क्या इससे कंसोलिडेशन करने से क्या आपके शेयर की वैल्यू अफेक्ट होती है क्या? नहीं होती। पहले आपके पास 10 रुपए वाले, नहीं नहीं, स्टॉक नहीं होगा बेटा, स्टॉक नहीं होगा, स्टॉक में शेयर नहीं होता, स्टॉक में शेयर नहीं होता, उसको कोई नंबर नहीं दिया जाता, स्टॉक को ट्रेड नहीं कर सकते, स्टॉक का कोई नंबर नहीं होता, स्टॉक को ट्रेड नहीं किया जा सकता, ये शेयर मार्केट में ट्रेड हो सकता है। क्लियर, समझ गए? स्टॉक में शेयर की आइडेंटिटी खत्म हो जाती है, केवल पैसा पता रहता है। 100 रुपए की कैपिटल है, वो शेयर्स में डिवाइडेड नहीं है, वो 100 रुपए की कैपिटल है, और ये 100 रुपए वाला एक शेयर आपके पास, ठीक है। यही डिफरेंस होता है स्टॉक में और कंसोलिडेशन में। यहां पे भी नेचर किसका रहेगा? शेयर का ही रहेगा, नेचर चेंज नहीं होता है, ठीक है। ओके, चलिए, वैल्यू चेंज नहीं होती है, वैल्यू भी चेंज नहीं होती है। पहले भी आपके पास 100 रुपए की वैल्यू थी, अभी भी आपके पास 100 रुपए की वैल्यू।
इसका जस्ट अपोजिट, इसका जस्ट अपोजिट, आपके पास एक 100 रुपए वाला शेयर्स है, आपके पास एक 100 रुपए वाला शेयर है, ठीक है। कंपनी ने क्या किया, उस 100 रुपए वाले शेयर के 10 टुकड़े कर दिए। मतलब आप किसी शॉप पे गए, 100 रुपए वाला नोट दिया और उससे आप 10-10 रुपए वाले 10 नोट ले आए। दैट इज कॉल्ड सब डिविजन ऑफ शेयर्स, या इसे स्प्लिट ऑफ भी बोल देते हैं, इसे कुछ लोग स्प्लिट ऑफ भी बोल देते हैं, शेयर के टुकड़े हो जाना। डन। इसका एक रिसेंट एग्जांपल देता हूं, इसका एक रिसेंट एग्जांपल देता हूं आपको। अभी 4 दिन पहले, आज क्या डेट है, आज डेट है 7, हाँ 4 अगस्त को, 4 अगस्त को मैं आपको एक एग्जांपल दूं। टाटा स्टील, टाटा स्टील, टाटा स्टील के ने अपने एक शेयर को 10 शेयर्स में स्प्लिट कर दिया, अपने एक शेयर को 10 शेयर में स्प्लिट कर दिया। पहले उसका एक शेयर कितने रुपए वाला था, 10 रुपए वाला। अब उसने 1 रुपए वाले इंटू 10 शेयर, ठीक है ना, फेस वैल्यू की बात कर रहा हूं। एक शेयर जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपए थी, उसको स्प्लिट कर दिया 1 रुपीज के 10 शेयर्स में। क्लियर। इसका लॉजिक बताता हूं, इसका हुआ क्या बेटा, मैंने ना अभी मतलब ये हुआ था सेकंड को, सॉरी 3rd को, मैंने 29 या 30 जुलाई को, मैंने 29 या 30 जुलाई को केवल कितने शेयर खरीदे थे, मैंने 3 शेयर परचेज किए थे टाटा स्टील के। केवल कितने शेयर, 3 शेयर, ठीक है। सर आपने कितने रुपए में खरीदे थे, मैंने कहा उस टाइम उसका मार्केट प्राइस चल रहा था लगभग अप्रोक्स 1000 रुपीज पर शेयर, मार्केट प्राइस चल रहा था 1000 रुपीज पर शेयर। ऐसे ही 2-3 दिन निकल गए, 2 तारीख को जब मैंने देखा तो इस शेयर का मार्केट प्राइस था 1060 के आसपास, 1060 के आसपास, मतलब मुझे 60 रुपीज का पर शेयर पे फायदा हो रहा था। लेकिन जैसे ही मैं 3 तारीख को सुबह उठा, जैसे ही मैंने 3 तारीख को सुबह स्टार्ट किया, तो मुझे पता है क्या दिखाई देते हैं, टाटा स्टील के 30 शेयर्स, टाटा स्टील के 30 शेयर्स, और एक शेयर का रेट था 106.55, 106.55, मतलब ये 10 टाइम्स, 10 टुकड़े हो गए इसके, ठीक है ना, 10 टुकड़े हो गए और थोड़ा सा बढ़ भी गए, 10 टुकड़े हो गए। क्लियर है। तो इसे कहा जाता है सब डिवीजन। सर ऐसा क्यों होता है, सर क्यों किया गया, कंपनियां सब डिवीजन क्यों करती है, एक छोटा सा रीजन दे रहा हूं, कंपनियां सब डिवीजन क्यों करती है। बेटा एक बात बताओ, मैंने केवल 3 शेयर क्यों परचेज किए, मैंने केवल 3 शेयर क्यों परचेज किए, वो शेयर कितने रुपए का था, 1000 का, मैंने 3 शेयर तो परचेज कर लिए। मान लो कोई ऐसा हो सकता है जो 1000 रुपीज का एक शेयर का नाम देख के ही ना खरीदे, हो सकता है ना ऐसा कि यार ये शेयर तो 1000 का है, कल को नुकसान हो गया तो बहुत सारा नुकसान हो जाएगा, पता चले ये शेयर 10-20 रुपए पे आ गया तो अपने तो सारे पैसे ही डूब जाएंगे, ऐसा हो सकता है ना। अब कंपनी ने क्या किया, इसके 10 टुकड़े कर दिए, इसके 10 टुकड़े कर दिए, तो अब एक शेयर कितने रुपए का हो गया, एक शेयर 100 रुपए का हो गया। अब तो नॉर्मल पर्सन भी खरीद सकता है, अब तो नॉर्मल पर्सन भी इसे क्या कर सकता है, खरीद सकता है, जिसको कम पैसे लगाने हो, जिसको रिस्क कम लेना हो, वो भी इसको क्या कर सकता है, खरीद सकता है। तो इससे क्या होता है, इससे वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है। वॉलेटिलिटी मतलब मार्केट में पैसे का फ्लो, शेयर की परचेजिंग बढ़ जाती है,
ज्यादा लोग शेयर खरीदने लग जाते हैं। ठीक है साहब, समझ गए मेरे कहने का मतलब क्या? इसलिए सब डिवीजन किया गया। अब मान लो कंपनी को ऐसा लगता है कि उसके शेयर में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन आ रहा है, छोटे छोटे लोग भी पैसे लेके आ जाते हैं और शेयर खरीद लेते हैं, तो वो अपने शेयर को क्या कर देते हैं, कंसोलिडेट कर देते हैं। कंसोलिडेट करने का मतलब उसकी वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। अब बढ़ जाती है तो हर कोई उसके शेयर को नहीं खरीद पाता। क्लियर, समझ गए? चलिए आगे चलते हैं। फिर आता है अगला पॉइंट, कन्वर्जन इनटू स्टॉक। ये हम डिटेल से ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कन्वर्जन इनटू स्टॉक ये हम डिटेल से ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पांचवा पॉइंट, कैंसिलेशन ऑफ अनइश्यूड कैपिटल। वैसे तो मैंने बता दिया था, मैं दोबारा बता देता हूं। मान लो अपनी कंपनी ने शेयर इश्यू किए थे बेटा 10,000 शेयर्स। कितने शेयर इश्यू किए? 10,000। लेकिन पब्लिक ने कितने शेयर सब्सक्राइब किए? पब्लिक ने शेयर सब्सक्राइब किए 9,000 शेयर। तो बेटा जल्दी से बताओ, अनसब्सक्राइब्ड शेयर कितने रह गए? अनसब्सक्राइब्ड शेयर रह गए 1,000। तो इन अनसब्सक्राइब्ड शेयर को कैंसिल कर देना क्या कहलाता है? वो कहलाता है डिमिनिशन ऑफ शेयर कैपिटल। इसे शेयर कैपिटल का डिमिनिशन भी कहते हैं, कैंसिलेशन या फिर डिमिनिशन ऑफ शेयर कैपिटल। ठीक है, तो अनइश्यूड कैपिटल को कैंसिल करना, ये भी किसका पार्ट है? ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल का ही पार्ट है। क्लियर, समझ गए सारी बात? किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है? अगर आपसे पूछा जाए कि भाई ऑल्ट्रेशन जो शेयर कैपिटल का होता है, शेयर कैपिटल का जो ऑल्ट्रेशन होता है उसके लिए कितने तरीके से हो सकता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ऑल्ट्रेशन शेयर कैपिटल का कितने तरीके से हो सकता है? 5 तरीके से शेयर कैपिटल का ऑल्ट्रेशन हो सकता है। क्लियर? ओके, हटा दो ये वाला, याद रह जाएंगे पांचों पॉइंट्स। कनिका में समझा नहीं आपका मतलब? एक्सप्लेन करने के लिए बोला। अगर आपको ऐसा बोला कि एक्सप्लेन सेक्शन 61, आप ये बात कर रहे हो क्या, एक्सप्लेन सेक्शन 61? तो पहले तो आपको पांचों पॉइंट लिखने हैं, पांचों पॉइंट पॉइंट लिखने हैं, उनकी डिटेल नहीं बतानी आपको। पहले तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन सेक्शन 61 या एक्सप्लेन ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल, तो पहले तो आपको ये पांचों पॉइंट लिखने हैं सेम एज इट इज। इसी तरह से देयर आर फॉलोइंग 5 वेज ऑफ ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल, पांचों पॉइंट लिखने हैं। उसके बाद में जो लिखना है वो मैं आपको बता रहा हूं, उसके बाद में जो लिखना है वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, ये हटा दी, ये लिख दिया, ये हटा दूं? चलो मैं इसके नीचे ही लिखता हूं, आ जाएगा, ज्यादा बड़ा नहीं। फॉर्मेलिटीज, या ऐसे लिख दो, प्रोविजन रिलेटेड टू, प्रोविजन रिलेटेड टू ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में ऑल्ट्रेशन के प्रोविजन। पहला पॉइंट, AOA मस्ट ऑथराइज्ड,
एओए से ऑथोराइज्ड होना चाहिए साहब, एओए से ऑथोराइज्ड होना चाहिए। सेकंड, पास ऑर्डिनरी, ये ऑर्डिनरी याद रखना है। इन जनरल मीटिंग, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करना है इन जनरल मीटिंग। ठीक है साहब। तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है? फॉर्म नंबर SH7, फॉर्म नंबर SH7 टू बी सबमिटेड टू, फॉर्म नंबर SH7 टू बी सबमिटेड टू आरओसी। किसको देना है? आरओसी को देना है। विदिन कितने दिन में? विदिन 30 डेज, विदिन 30 डेज ऑफ ऑल्ट्रेशन, ऑल्ट्रेशन के 30 डेज में। और ये बात कौन कहता है? ये बात कहता है सेक्शन नंबर 64। ये लो साहब, ये है आपका सेक्शन नंबर 64। बस सेक्शन नंबर 64 कहता है कि जो आपने ऑल्ट्रेशन किया है, अगर आपने अपनी शेयर कैपिटल में ऑल्ट्रेशन किया है तो आरओसी को एक नोटिस भेजोगे। किसमें भेजोगे? फॉर्म नंबर SH7 में। कितने दिन में भेजोगे? 30 डेज ऑफ ऑल्ट्रेशन में। ये बस इतनी बात कहता है सेक्शन नंबर 64। क्लियर? तो 64 में क्या जाएगा? नोटिस जाएगा। किसके पास जाएगा? आरओसी के पास जाएगा। कौन भेजेगा? कंपनी भेजेगा। किस फॉर्म में भेजेगा? SH7 में भेजेगा। किस लिए भेजेगा? ऑल्ट्रेशन के लिए भेजेगा। क्लियर? ये दोनों सर, ये दोनों बातें कहां पे लिखी हुई है? ये दोनों बातें सेक्शन 61 में लिखी हुई है। ये दोनों बातें सेक्शन 61 में लिखी हुई है, लेकिन सेक्शन 61 की ही एक फॉर्मेलिटी सेक्शन नंबर 64 में लिखी हुई है। क्लियर? ये हो गया पूरा ऑल्ट्रेशन। ऑल्ट्रेशन खत्म साहब। क्लियर है? ऑल्ट्रेशन इतना आंसर लिखना है। अगर आपको बोला जाए एक्सप्लेन सेक्शन 61, या आपको बोला जाए कि व्हाट इज ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल, तो आप इतना आंसर देंगे। डन? हाँ, अगर ये बोला जाए कि स्टॉक में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो जो हमने पहले लिखा था वो वाला आंसर। अगर ये बोला जाए स्टॉक में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो पहले वाला आंसर। क्लियर? हटा दो इसको। चलिए, थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट आता है, अब नेक्स्ट आता है सेक्शन नंबर 66। और सेक्शन नंबर 66 क्या कहता है? सेक्शन नंबर 66 कहता है रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, रिडक्शन मतलब, रिडक्शन मतलब शेयर कैपिटल को, शेयर कैपिटल को कम कर देना।
सर इसका मतलब क्या आप कहते हो शेयर का बायबैक कर लेना? बायबैक करने से शेयर कैपिटल कम हो जाती है, बायबैक करने से शेयर कैपिटल कम हो जाती है, तो क्या वो रिडक्शन कहलाएगा? क्या वो रिडक्शन कहलाएगा? नहीं कहलाएगा बेटा, वो रिडक्शन नहीं कहलाएगा, वो रिडक्शन नहीं कहलाएगा। ठीक है साहब, मान लिया नहीं कहलाएगा। क्यों? वो तो आप शेयर्स को बायबैक करना, ठीक है। रिडक्शन, रिडक्शन एक है कि साहब आपने बिना किसी, कोई अलग रीजन था आपके पास, उन अलग रीजंस की वजह से, उन अलग रीजंस की वजह से आपने क्या कर लिया, शेयर्स कैपिटल को रिड्यूस कर दिया। सर वो रीजन क्या क्या हो सकते हैं? मैंने कहा मैं आपको अभी समझाऊंगा कि वो रीजन क्यों हो सकते हैं, वो रीजन क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। चलिए साहब, याद है मैंने आपको एक दिन एक बैलेंस शीट दिखाई थी बेटा, एक दिन मैंने आपको एक बैलेंस शीट बना के दिखाई थी, और मैंने आपको कहा था चेक करके बताइए ये एक बढ़िया बैलेंस शीट है या ये एक खराब बैलेंस शीट, कहा था ना? वो बैलेंस शीट एक प्रॉब्लमेटिक बैलेंस शीट थी। क्यों प्रॉब्लमेटिक बैलेंस शीट थी? क्योंकि उस बैलेंस शीट में लॉसेज रखे थे। अब उन लॉसेस को कहां से राइट ऑफ करोगे भाई? हम कहते हैं कि हमारी कंपनी में लॉसेज है, तो उन लॉसेज को आप राइट ऑफ कहां से करोगे? तो प्रॉफिट तो है नहीं, अगर प्रॉफिट होता तो प्रॉफिट से लॉस को राइट ऑफ करके खत्म कर देते, प्रॉफिट तो है ही नहीं, तो फिर क्या करें? प्रॉफिट नहीं है तो कहां जाए? प्रॉफिट नहीं है तो कहां जाए? सिक्योरिटीज प्रीमियम में चले जाओ सर। मैंने कहा सिक्योरिटीज प्रीमियम भी नहीं है, सिक्योरिटीज प्रीमियम भी नहीं है, अब बताओ कहां जाओगे? हमने सिक्योरिटी प्रीमियम के लिए बात की थी उस दिन, अब तो मैं कहता हूं मान लो सिक्योरिटी प्रीमियम भी नहीं है, तो सर किसी ऐसी कंपनी के साथ जाके अमालगमेशन कर लो, एक बड़ी सारी कंपनी को कह दो कि आप आ जाओ और हमें खरीद लो, अपनी कंपनी उनको बेच के चले जाओ। मैंने कहा वो जाके जैसे ही वो बैलेंस शीट देखेंगे ना, देखते ही कहेंगे नहीं खरीदनी आपकी कंपनी में तो बहुत सारे नुकसान है। सर क्या हम बिजनेस कर सकते हैं क्या? मैंने कहा कर तो सकते हो, लेकिन आपके साथ बिजनेस करेगा कौन है? आप बिजनेस कर तो सकते हो, लेकिन आपके साथ बिजनेस करेगा कौन? आपकी कंपनी तो देखते ही नुकसान वाली है। सर फिर क्या करें? मैंने कहा बेटा पहले अपनी शकल सुधारो, पहले अपनी शक्ल सुधारो। सर ऐसे कैसे आप कह सकते हो? मैंने कहा हाँ बेटा, अपनी शक्ल सुधारो। आपको याद है, मैं एक थोड़ा सा आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं। आपको पता है जब शादी होती है, जब शादी होती है तो क्या अपन इसे एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन कह सकते हैं? एक्सटर्नल, जैसे दो कंपनियां मर्ज होती है, जैसे दो कंपनियां मर्ज होती है, दो कंपनियां मिलके एक कंपनी बन जाती है, वैसे ही दो अलग अलग फैमिलीज मिलके एक फैमिली हो जाती है। देन दैट इज एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। लेकिन शादी से पहले, शादी से पहले जब अपन कहते हैं ना कि हाँ भाई एक लड़का देखने आने वाला है या लड़का लड़की को मिलना है, या फिर तो क्या कहते हैं उस दिन आप तैयार होते हो, मिलते हो, एक तैयारी की जाती है, तो वो क्या है? वो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कि सब कुछ सही हो, प्रॉपरली सारी चीजें मैनेज्ड हो, ठीक है। तो एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन से पहले, इसी का दूसरा नाम है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, इसी का दूसरा नाम है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। रिडक्शन जब किया जाता है तो वो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की ही अपॉर्चुनिटीज होती है, ठीक है। ये आप फाइनल में आके, जब आप फाइनल में आओगे तो आपके अकाउंट्स में पूरा डिटेल का, फाइनल के अकाउंट्स में 25 मार्क्स का एक पूरा चैप्टर आता है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, जिसे आप अमालगमेशन कहते हैं, ठीक है।
आपके ध्यान है, आपके कंपनीज, सॉरी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पार्टनरशिप में भी अमालगमेशन आता है, लेकिन हम उसको डिस्कस नहीं करते। तो वैसे ही फाइनल में जब आप आओगे तो वहां पे एक 25 मार्क्स का पूरा चैप्टर आएगा, अमालगमेशन ऑफ कंपनीज। वहां पे आप इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन भी डिस्कस करोगे, वहां पे आप एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन भी डिस्कस करोगे। ठीक है, प्रैक्टिकली। अब बात आती है थ्योरेटिकल। तो साहब सबसे पहले हम कहते हैं कि हमें हमारी शकल सुधारनी है। शकल सुधारनी है तो साहब लॉसेज है, लॉसेज को राइट ऑफ कहां से करो? लॉसेज को राइट ऑफ कर दो कैपिटल को रिड्यूस करके। सर कैपिटल को रिड्यूस करेंगे तो कैसे सुधरेगा? मैंने कहा एक बात बताओ बेटा, क्या कैपिटल कंपनी के लिए लायबिलिटी होती है या नहीं होती? क्या कैपिटल कंपनी के लिए लायबिलिटी होती है या नहीं होती? यस सर। मान लो आपकी लायबिलिटी खत्म हो जाए, कोई लायबिलिटी बिना पेमेंट किए ही खत्म हो जाए, तो क्या आप उसे प्रॉफिट कहते हो या नहीं कहते? जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, आपका एक क्रेडिटर है जो आपके 10,000 रुपए मांगता है और आगे से उसने कह दिया मुझे केवल 4,000 देने, आपने उसको 4,000 में सेटल कर दिया, तो आप क्या कहते हो? 6,000 की डिस्काउंट की इनकम होगी, आप यही तो कहते हो। इनकम आ गई ना 6,000 की। 10,000 का क्रेडिटर था, सेटल कर दिया, पे कर दिए 4,000 में, तो 6,000 की डिस्काउंट की इनकम आ गई। तो वैसे ही हमने कहा कि हमारे जो शेयर कैपिटल है, हमारी जो शेयर कैपिटल है, मतलब हमारे शेयर होल्डर्स ने जो हमें पैसा दे रखा है, हम उनको कह देते हैं कि हम आपकी कैपिटल को क्या कर रहे हैं? रिड्यूस कर रहे हैं। पैसा नहीं दिया, कैपिटल को रिड्यूस कर दिया कि हाँ साहब आज तक आपने 100 रुपए दे रखे थे, अब से मान लो आपने केवल 50 रुपए ही दे रखे, ये लो साहब, क्या आपको 50 रुपए का फायदा हो गया? यस। तो इसलिए, तो चलिए सबसे पहले तो अपन देखते हैं प्रोविजंस। प्रोविजंस क्या होते हैं, उसके बाद आगे डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इसके टाइप्स हो सकते हैं। सेक्शंस, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल अंडर सेक्शन 66। ठीक है सर। प्रोविजंस, सबसे पहले तो इसके लिए प्रोविजंस की बात करते हैं। बेटा ऑल्ट्रेशन छोटा काम है, रिडक्शन बहुत बड़ा काम है। रिडक्शन बहुत बड़ा काम है, इसलिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? पास स्पेशल रिजोल्यूशन, पास स्पेशल रिजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग। सबसे पहला काम साहब स्पेशल रिजोल्यूशन पास कीजिए। ठीक है। दूसरा एनसीएलटी अप्रूवल इज रिक्वायर्ड। ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है बेटा। ऑल्ट्रेशन करना और सब करना आप अपनी इच्छा से कर लेते हो, आप रिजोल्यूशन किसको पास करना है? आपको पास करना है। एओए में किसको लिखना है? आपको ना। आप सारे काम अपने आप कर लेते हो, लेकिन यहां पे कैपिटल को रिड्यूस करने के लिए आपको कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ती है। कोर्ट की परमिशन मतलब एनसीएलटी की परमिशन, एनसीएलटी की परमिशन लेनी पड़ती है। मतलब आप पूरी स्कीम बनाओ, इसको पैसे देने हैं, इतने रुपए कम करना चाहते हैं, ऐसे करना चाहते हैं, सारी स्कीम बना के कोर्ट को भेजो। कोर्ट सारी स्कीम देखेगा, सबसे बात करेगा और फिर आपको अप्रूव या रिजेक्ट करेगा। ठीक है साहब। फिर तीसरा इंपॉर्टेंट काम, बहुत बड़ी सेक्शन है बेटा, कहता है कि फॉर्म नंबर
फॉर्म नंबर RSC 1, RSC 1, 2, RSC 7, RSC 1 से लेके RSC 7 तक 7 फॉर्म्स की बात की जाएगी। 7 अलग अलग तरह के फॉर्म्स होंगे अलग अलग सिचुएशन में। चलिए साहब और बात कर लेते हैं। और पॉइंट नंबर 4, एड द वर्ड, add the word and reduced। आपको क्या वर्ड ऐड करना है कंपनी को अपने बैलेंस शीट में, या तो अपने नाम के साथ, लेकिन नाम के साथ लिखने की जरूरत नहीं होती। आप जब अपनी बैलेंस शीट दिखाओगे तो उसमें जो शेयर कैपिटल होती है, आप बोल रहे हो हमारी शेयर कैपिटल 10 लाख है, आपको उसके साथ में लिखना पड़ेगा एंड रिड्यूस, शेयर कैपिटल एंड रिड्यूस। मतलब आप लोगों को बताओगे कि ये जो शेयर कैपिटल आपको दिखाई दे रही है ना, ये हमने कम की हुई है, ये हमने रिड्यूस की हुई है। ठीक है, फॉर द नेक्स्ट 5 years ऑफ रिडक्शन। मतलब जो भी आपकी कंपनी, जो भी आपकी बैलेंस शीट देखेगा, उसे बैलेंस शीट देखते ही पता लग जाना चाहिए कि आपने अपनी शेयर कैपिटल को रिड्यूस कर रखा है। क्लियर, समझ गए साहब? कोई दिक्कत नहीं है? अभी आएगा फॉर्म की डिटेल आएगी बेटा, फॉर्म की सारी डिटेल आएगी। मैं सारे फॉर्म्स बताऊंगा 1 से लेकर 7 तक, सारे फॉर्म्स को डिस्कस करेंगे 1 से लेकर 7 तक। वही तो इस सेक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। या तो ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है भैया, ये काम करना ही करना है। जब भी आपसे ये सेक्शन आएगी सबसे पहले पूछेगा प्रोविजंस रिलेटेड टू रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल को रिडक्शन के प्रोविजंस बताइए, तो दीज आर द प्रोविजंस। फिर आपको वो फॉर्म्स बताने आगे सारे। ठीक है ना, ये कभी नहीं पूछेगा रिडक्शन कैसे कैसे हो सकता है, ये नहीं पूछता क्वेश्चन कि रिडक्शन कैसे कैसे हो सकता है। रिडक्शन क्वेश्चन पूछेगा प्रोविजंस बताओ, डन। फिर भी मैं आपको रिडक्शन के सारे तरीके बता रहा हूं कि रिडक्शन कब कब हो सकता है, रिडक्शन कब कब हो सकता है। कहीं नहीं लिखे हुए, स्पेसिफिकली लिखा हुआ नहीं है, मैं आपको सारे प्रैक्टिकली बता रहा हूं। क्यों प्रैक्टिकली बता रहा हूं? क्योंकि ये तरीके हम काम में लेते हैं जब हमारे फाइनल के अकाउंट्स में आते हैं। ये तरीके हम हमारे फाइनल के अकाउंट्स में काम में लेते हैं, तो वहां से हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, लिख लीजिए, हेडिंग लगा लीजिए समझने के लिए। केसेस ऑफ कैपिटल रिडक्शन, कैपिटल रिडक्शन के केसेस, केसेस ऑफ कैपिटल रिडक्शन। बड़ा शॉर्ट में मैं समझा रहा हूं आपको, समझने वाला पार्ट है। आंसर में लिखने के लिए नहीं पूछा जाएगा आपसे कि कैपिटल रिडक्शन के केसेस बताओ, फिर भी समझ लीजिए। केस नंबर 1, reduction in paid up capital, reduction in paid up capital, but face value remain same। ये लो सर, ये कहता है पेड अप कैपिटल को रिड्यूस कर दिया,
पेड अप कैपिटल को रिड्यूस कर दिया, फेस वैल्यू सेम है। सर इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनिए, मैं केवल एक शेयर का एग्जांपल है, मान लो कंपनी की शेयर कैपिटल में केवल एक शेयर, कंपनी की शेयर कैपिटल में केवल एक शेयर, तो 1 शेयर ₹100 पेड अप, ऐसे लिख लो यहां पे 1 शेयर ₹100, 1 शेयर ₹100, मतलब एक शेयर 100 रुपए वाला और पेडअप कितना है, 100 रुपए वाला। अब कंपनी ने इसे क्या कर दिया, 1 शेयर ₹100 का ₹60 पेडअप। कंपनी ने उस शेयर होल्डर को कह दिया कि साहब आज से आपका शेयर ₹60 पेडअप है, मतलब 40 रुपए कंपनी ने खुद ने ले ली, 40 रुपए कंपनी ने खुद ने ले ली। डन। ओके, तो एक बात बताइए, क्या यहां पे कंपनी के पास एक राइट आ जाता है क्या, क्या यहां पे कंपनी के पास एक राइट आ जाता है क्या कि बाद में वो अपने शेयर होल्डर से 40 रुपए दोबारा भी मंगवा सकती है। हाँ जी, बेटा स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया है ना, सबसे पहले स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया है, फिर एनसीएलटी को एप्लीकेशन लगाई है। पहले तो देखो हमने स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया, मतलब 75% तो एग्री है, फिर उन 25% के लिए भी हमने एनसीएलटी को एप्लीकेशन लगा दी, मतलब एनसीएलटी को एप्लीकेशन लगा दी और एनसीएलटी ने अप्रूव कर दिया, मतलब उन बचे हुए 25% को भी वो बात माननी पड़ेगी। अब एनसीएलटी ने अप्रूव क्यों किया होगा, क्योंकि वो चीज कंपनी के लिए सही होगी, पब्लिक के लिए सही होगी, शेयर होल्डर्स के लिए सही होगी, क्रेडिटर्स के लिए सही होगी, सबका फायदा हो रहा होगा, तभी कोर्ट ने क्या किया होगा, अप्रूव किया होगा। ठीक है, तो कोर्ट का ऑर्डर तो डिसएग्री लोगों को भी मानना पड़ेगा। तो ऐसा हो सकता है, अगर ये गलत हुआ, अगर ये गलत हुआ तो कोर्ट अप्रूव ही नहीं करेगा। पहली बात तो शेयर होल्डर ही अप्रूव नहीं करेंगे, अगर ऐसा केस हुआ तो शेयर होल्डर ही अप्रूव नहीं करेंगे, फिर भी शेयर होल्डर को लगता है कि ठीक है हम और पैसा दे सकते हैं तो वो अप्रूव कर देंगे, फिर भी कुछ लोग डिसएग्री हो सकते हैं, तो अगर कोर्ट को सही लग रहा है तो भैया फिर तो उनको भी पैसा देना पड़ेगा। डन। तो इसमें क्या है, इसमें हम लिखते हैं कंपनी, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं केवल आपके समझने के लिए बता रहा हूं ये केसेस। कंपनी कैन कॉल ₹40, एक सेकेंड बेटा, हाँ सर, सर मैं आपको 10-15-20 मिनट में कॉल करूँ, क्लास ले। कंपनी कैन कॉल ₹40, कंपनी कैन कॉल ₹40 पर शेयर इन फ्यूचर, फ्यूचर में कंपनी मांग सकती है इस वाले केस। ठीक है ना, समझ गए मेरी बात। चलिए केस नंबर 2, केस नंबर 2, रिडक्शन इन पेड अप कैपिटल, रिडक्शन इन पेड अप कैपिटल as well as fair value,
सॉरी फेस वैल्यू, फेस वैल्यू में भी रिड्यूस कर दिया। मतलब पहले एक शेयर था 100 रुपए वाला, 100 रुपए पेड, अब कंपनी ने क्या कर दिया, एक शेयर 60 रुपीज वाला 60 रुपीज पेड, 60 रुपीज पेड। तो क्या अब कंपनी फर्दर से पैसा मांग सकती है? कंपनी ने 40 रुपए तो कम कर ही दिए, क्या अब वो 40 रुपए कंपनी दोबारा मांग सकती है क्या शेयर होल्डर से कभी फ्यूचर में? नहीं। तो इसके लिए शेयर होल्डर जल्दी एग्री होते हैं। फर्स्ट वाले केस से सेकंड वाले केस के लिए प्रैक्टिकल लाइफ में शेयर होल्डर जल्दी एग्री होते हैं। क्यों हो जाते हैं? वो कहते हैं आज तो 40 रुपए का नुकसान हो गया, लेकिन हम हमारी फ्यूचर की लायबिलिटी नहीं बनाएंगे। तो इस वाले केस में शेयर होल्डर कंपैरेटिवली फर्स्ट वाले केस से जल्दी एग्री हो जाते, ठीक है, क्योंकि उनको फ्यूचर में पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो दे दिया उसमें से 40 का नुकसान हो गया वो तो ठीक है, आपने 100 रुपए दिए उसमें से 40 का नुकसान हो गया वो तो आप बियर कर लोगे, लेकिन आप एक फ्यूचर की लायबिलिटी क्रिएट करना नहीं चाहते। ओके, डन। ओके, तीसरा वाला केस, तीसरा वाला केस, तीसरा कहता है साहब रिडक्शन इन पेड अप कैपिटल एज वेल एज फेस वैल्यू बाय रिटर्निंग कैश टू शेयर होल्डर। ये लो साहब, कंपनी कहती है हमें आपका पैसा नहीं चाहिए, या हमारे पास नुकसान नहीं है, हमारे पास तो बहुत कैश पड़ा है और हम आपको ये कैश वापस देना चाहते हैं। अब कैश वापस देने के दो तरीके होते हैं, एक तो शेयर्स बायबैक कर लो, वो शेयर बायबैक नहीं कर रहे, वो पर शेयर का पैसा कम कर रहे, ठीक है। जैसे हमने कहा 1 शेयर है, शेयर है एक ₹100, तो यहां पे हो गया ₹100। फिर आपने कहा शेयर एक ₹60, ₹60, रिटर्न ₹40 टू शेयर होल्डर, 40 रुपए शेयर होल्डर को वापस कर। लेकिन इस चीज के लिए जल्दी से कोर्ट आपको परमिशन नहीं देता है, इस चीज के लिए जल्दी से कोर्ट आपको परमिशन नहीं देता है। वो कहता है बायबैक कर लो, अगर आपको इतना ही पैसे वापस देने का शौक है तो आप बायबैक कर लो, आपके पास बायबैक का ऑप्शन अवेलेबल है ना। ये बायबैक का ऑल्टरनेट है, ये बायबैक का ऑल्टरनेट है। कई बार ऐसी कंडीशन हो जाती है कि बायबैक पॉसिबल नहीं होता, बायबैक की जो कंडीशन है वो सारी फुलफिल नहीं हो रही होती है, तो अब आप बायबैक तो कर नहीं सकते। तो बायबैक नहीं कर सकते तो आप स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके कोर्ट में एप्लीकेशन लगा देते हो कि साहब अभी हम बायबैक की कंडीशन पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो हम कैपिटल रिडक्शन के थ्रू पैसा वापस देना चाहते हैं, ठीक है। अगर कोर्ट को सब कुछ सही लगता है तो कोर्ट आपको अलाउ कर देता है, ठीक है। चलिए, अब फोर्थ केस तो आप इसका बहुत आराम से बना सकते हो। क्या आप इसका फोर्थ केस बना सकते हो? बहुत आराम से बना सकते हो। रिडक्शन इन पेटअप कैपिटल बट फेस वैल्यू सेम, फेस वैल्यू सेम ही रखी, आपने बना दिया केस नंबर 4। तो अब इसमें क्या होगा, ये लो साहब, पहले एक शेयर था 100 रुपए वाला, अभी भी एक शेयर है 100 रुपए वाला, लेकिन पेडअप कितना है,
₹60। तो इस वाले केस में आप क्या कह रहे हो शेयर होल्डर को, देखो अभी हमारे पास बहुत ज्यादा पैसा पड़ा है तो हम आपको ₹40 वापस दे रहे हैं। फ्यूचर में अगर कंपनी को दोबारा पैसे की जरूरत पड़ी तो वो आपसे ₹40 वापस ले लेगी। ठीक है, अभी हम आपको दे रहे हैं, फ्यूचर में वापस ले लेंगे। कैन कॉल इन फ्यूचर। तो ये सारे मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स बताए हैं कि ऐसे ऐसे रिडक्शन किया जाता है। ठीक है, क्यों किया जाता है, कंपनी में लॉस बहुत ज्यादा हो रखा हो, कंपनी में पैसे बहुत ज्यादा पड़े हो, या कंपनी को प्रॉब्लम हो रखी है, उन्हें थोड़ा सा स्ट्रक्चर सही करना है तो इसलिए वो ऐसा कर लेते। ठीक है, जनरली लॉसेस को राइट ऑफ करने के लिए किया जाता है जनरली। ठीक है, अपनी शकल सुधारने के लिए, अपना फेस, अपनी बैलेंस शीट का फेस बेटर करने के लिए, कि पहली बार जब कोई बैलेंस शीट को देखे तो उसे देखते ही वो खराब नहीं लगे। ठीक है, वो मैंने आपको सिंपली एग्जांपल दे दिया बेटा। जब आप शादी के लिए पहली बार होता है तो वो होता है ना कि पहली बार जब इसको देखे तो लव एट फर्स्ट साइट वाली से सिचुएशन लगी कि हाँ यार ये तो बहुत बढ़िया है। तो अगर आपकी बैलेंस शीट खराब होगी तो वो सिचुएशन कभी हो ही नहीं सकती, तो इसलिए रिडक्शन किया जाता, इसलिए रिडक्शन किया जाता। ठीक है, कि कैपिटल को कम करके लॉसेस को राइट ऑफ कर दो, लेकिन कर दो, लॉस नहीं दिखना चाहिए। चलिए, अब बात आती है फॉर्म्स की कि साहब इसके लिए कौन कौन से फॉर्म्स, तो ये हटा दूं बेटा, ये हटा दूं। देखो आपके एग्जाम के लिए अभी तक केवल इतना ही पार्ट रिलेवेंट था, आपके एग्जाम के लिए अभी तक केवल इतना ही पार्ट रिलेवेंट था। ठीक है, ये तो मैंने आपको एडिशनली बताया। हटा दूं, जवाब दे दो जल्दी से। यस सर, ओके ओके, चलिए सर। अब बात आता है साहब, कंपनी ने शेयर होल्डर का स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर लिया जनरल मीटिंग में कि हमें क्या करना है, हमें कैपिटल रिडक्शन करना है। तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी जाएगी आफ्टर पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग, इससे पहले तो जा ही नहीं सकती। आफ्टर पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग, कंपनी कंपनी क्या करेगी बेटा, कंपनी एक नोटिस देगी, किसको नोटिस देगी, या एप्लीकेशन लगाएगी। भाई कोर्ट को कौन नोटिस देगा, कोर्ट को तो एप्लीकेशन ही लगाएंगे। किसमें एप्लीकेशन लगाएंगे, RSC1 में। कंपनी RSC1 देगी, किसको देगी, NCLT को देगी। ठीक है साहब, RSC1 में सारी डिटेल्स लिखी हुई होगी, इतने रुपए का शेयर है, इतने रुपए रिड्यूस करने हैं, इस तरह से रिड्यूस करने हैं, देखो हमने स्पेशल रिजोल्यूशन भी पास कर रखा है, सब कुछ कर रखा है। लेकिन एक बात बताओ बेटा, कोर्ट का जो जज होता है, क्या उसको हमारी बैलेंस शीट बहुत अच्छे से समझ में आती है? क्या जनरली ये सीए लोग, सीएमए लोग जज होते हैं क्या कोर्ट के? बताओ, नहीं होते। तो फिर इसके साथ में RSC1 में आपको क्या लगाना पड़ेगा, RSC1 में आपको लगाना पड़ेगा ऑडिटर्स सर्टिफिकेट, ऑडिटर्स सर्टिफिकेट।
that company has complied audit under section 123, अंडर सेक्शन 123। तो मतलब ये कहता है कि साहब आप जो RSC 1 लगाएंगे ना NCLT को, RSC 1 लगाओगे NCLT को, उसमें आप क्या लगाओगे, ऑडिटर का सर्टिफिकेट भी लगाओगे कि कंपनी ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रॉपरली ऑडिट करा रखी है सेक्शन 123 में। ठीक है, क्लियर? पहली चीज ये हो गया RSC 1, समझ में आ गया? तो RSC 1 कंपनी देगी, किसको देगी, NCLT को देगी कि साहब हम कैपिटल रिडक्शन करना चाहते हैं, और RSC 1 के साथ ऑडिटर का सर्टिफिकेट भी लगेगा। ओके, चलिए साहब, इसके बाद आगे चलिए, उसके जस्ट बाद में NCLT will order company to send notice to, NCLT को अगर सब कुछ सही लगता है तो NCLT कहेगा कि आपने ये जो डिटेल RSC 1 वाले नोटिस जो डिटेल हमें भेजी है, वो सारी डिटेल भेजो। किसको भेजो, बोलता है CG को भेजो, सेंट्रल गवर्नमेंट, CG। सेंट्रल गवर्नमेंट CG। सेंट्रल गवर्नमेंट कौन होगा यहाँ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट होता है रीजनल डायरेक्टर, मतलब उस एरिया के लिए, उस स्टेट के लिए, उस एरिया या उस स्टेट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो अपना डायरेक्टर अपॉइंट कर रखा है, उस डायरेक्टर को आप नोटिस भेजेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस में। ठीक है, और किसको भेजो, ROC को भेजो, और किसको भेजो, अगर आप लिस्टेड कंपनी हो, सेबी का कोई भी काम तभी आता है जब लिस्टेड कंपनी होती है। ठीक है, तो CG को भेजो, ROC को भेजो, सेबी को भेजो। कौन से फॉर्म में भेजना पड़ेगा, RSC 2 में, RSC 2 में। फिर क्रेडिटर्स, या फिर आप बोल दो लोन प्रोवाइडर, वो भी एक्चुअली क्रेडिटर्स ही होते हैं, क्रेडिटर्स सारे आ जाते हैं। क्रेडिटर्स और लोन प्रोवाइडर्स को भी भेजो, क्योंकि आप एक्चुअली, आपने एक बात पढ़ी है ना, आपने डिसोल्यूशन पढ़ा था, जब आपने डिसोल्यूशन पढ़ा था पार्टनरशिप में भी, तो मैंने आपको कहा था कि शेयर होल्डर को पैसे देने से पहले बाहर वाले लोगों का पैसा दिया जाता है। जब भी हम किसी बिजनेस को बंद करते हैं या और कुछ करते हैं, तो हमें शेयर होल्डर को पैसा देने से पहले बाहर वाले लोगों को पैसा देना पड़ता है। तो यहां भी आप क्या कर रहे हो, अपनी कैपिटल कम कर रहे हो, तो कैपिटल कम करने के लिए पहले आपको क्रेडिटर्स की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो इनको नोटिस भेजो, किसमें भेजो, RSC 3 में। ओके, तो अगर NCLT को सब कुछ सही लगेगा तो NCLT कहता है साहब कि इन लोगों को नोटिस भेज दो, इन लोगों को नोटिस भेजने पे अगर कोई प्रॉब्लम लगती है तो आगे चेक करेंगे। ठीक है साहब, भेज दिया आपने नोटिस, RSC 1 हो गया, RSC 2 हो गया, RSC 3 हो गया। क्लियर है?
आगे चलते हैं, इसी के आगे सीजी सेंट्रल गवर्नमेंट, आरओसी, सेबी या फिर क्रेडिटर्स, if they have any objection, if they have any objection for reduction of share capital, for reduction of their capital, they shall within 3 months within 3 months of receiving notice file objection to NCLT। ये लो सर, तो ये कहता है कि कंपनी आरओसी वो सॉरी एनसीएलटी कंपनी को कहेगा कि जाओ सीजी को, आरओसी को, सेबी को और क्रेडिटर्स को नोटिस दे के आओ, इन तीनों को दो आरएससी 2 में, इसको दो आरएससी 3 में, कि साहब हम रिडक्शन कर रहे हैं। अगर उनमें से किसी को भी कोई ऑब्जेक्शन हुआ तो आपके नोटिस मिलने के 3 महीने के अंदर वो हमारे पास आके अपना ऑब्जेक्शन जमा या अपना ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं कि साहब हम नहीं चाहते कि तो ये कंपनी अपने शेयर कैपिटल में रिडक्शन करे। वो उसका रीजन बताएंगे, उस रीजन को कोर्ट क्या करेगा, चेक करेगा, उस रीजन को कोर्ट क्या करेगा, चेक करेगा। डन, क्लियर है यहां तक? हाँ जी, ये पॉइंट क्लियर है? यहां तक नोट कीजिए बेटा, 1 मिनट का टाइम दीजिए मेरे को, यहां तक नोट कीजिए।
चलिए बेटा, तो हमने कहा कि ये फॉर्म नंबर 2, फॉर्म नंबर 3। अब एक बात बताओ बेटा, एनसीएलटी एक बात और कहता है, एनसीएलटी कहता है कि कंपनी शुड पब्लिश कंपनी सॉरी कंपनी शैल पब्लिश कंपनी शैल पब्लिश टू company shall publish in two newspaper in form RSC 4 within 7 days, within ऐसे लिख लो 7 days in notice to NCLT। ठीक है साहब, देखो एनसीएलटी ने दो बातें कही होती है, एनसीएलटी ने दो बातें कही होती है। क्या क्या कहा होता है? जब कंपनी ने एनसीएलटी के पास एप्लीकेशन लगाई तो कंपनी ने एनसीएलटी को दो बातें कही। उसने एक तो कहा कि आप जाके इन लोगों को नोटिस दो, इन लोगों को नोटिस दो। कहां पे दो? आरएससी 3 में दो, आरएससी 4 में दो। अब ये तो इसके साथ की बात थी, इसलिए मैंने आपको बता दी। फिर कहता है कंपनी सेल पब्लिश, कंपनी को ये वाली बात जो आपने कोर्ट के पास एप्लीकेशन लगाई है, वो वाली एप्लीकेशन वाली बात, अब वो बात क्या क्या लिखना होता है वो लिखा होता है आरएससी फॉर्म में। फॉर्म नंबर आरएससी फॉर्म में 2 न्यूज़पेपर में पब्लिश करो, 2 न्यूज़पेपर में पब्लिश करो। न्यूज़पेपर में पब्लिश करने के बाद कंपनी फाइल एफिडेविट, कंपनी फाइल एफिडेविट इन फॉर्म RSC 5, फॉर्म RSC 5 टू NCLT अबाउट न्यूज़पेपर पब्लिश। ये लो सब, मतलब क्या है समझ गए? कोर्ट ने कहा जाओ 7 दिन के अंदर अंदर 2 न्यूज़पेपर में पब्लिश करो कि आपने हमारे पास कैपिटल डिडक्शन के लिए एप्लीकेशन लगाई है। फॉर्म कौन सा यूज करोगे? फॉर्म यूज करोगे RSC 4, फॉर्मेट होता है RSC फॉर्म, यूज करोगे। ठीक है, और पब्लिश करने के बाद विदिन 7 डेज, विदिन 7 डेज, ये भी लिख लो, विदिन 7 डेज, विदिन 7 डेज, अगले 7 दिन, जैसे ही आपने पब्लिश किया, पब्लिश करने के 7 दिन के अंदर हमारे पास आके एक एफिडेविट जमा कराओ कि हमने न्यूज़पेपर में पब्लिशमेंट दे दिया है। देखो साहब, आपने कहा था न्यूज़पेपर में पब्लिश करना है, हमने न्यूज़पेपर में पब्लिश कर दिया है। ओके, क्लियर है? समझ गए? तो ये बात हो गई कहां तक की? ये बात हो गई साहब RSC 5 तक की। यहां तक नोट कर लो।
इसीलिए मैंने कहा था बहुत बड़ा सेक्शन है बेटा, बहुत बड़ा। चलिए अब सारे काम हो गए साहब। कोर्ट में भी आप चले गए, कोर्ट ने सबको कह भी दिया, न्यूज़पेपर में भी कह दिया। अब कोर्ट क्या करेगा, 3 महीने तक वेट करेगा साहब। 3 महीने तक वेट करने के बाद भी किसी का कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया। ऑब्जेक्शन नहीं आया तो एनसीएलटी पास ऑर्डर ऑफ रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल इन फॉर्म RSC 6। ये लो साहब, अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता है, कुछ नहीं होता है, तो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट RSC 6 में आपको ऑर्डर दे देगा कि जाओ साहब आप रिडक्शन कर सकते हो, आपको रिडक्शन करना अलाउड है। ठीक है साहब। कंपनी shall submit such order to ROC within 30 days in form RSC 7। ये लो सर, तो जैसे ही कोर्ट का ऑर्डर आ गया, वो ऑर्डर आप आरओसी को जमा करा के आ जाओगे कि साहब कोर्ट ने हमें अप्रूव कर दिया है। कौन से फॉर्म में जमा करा के आ जाओगे, RSC 7। क्लियर। तो ये थे RSC 1 से लेके 7 तक। दिस इज प्रोसेस ऑफ कैपिटल रिडक्शन। कैपिटल रिडक्शन की प्रोसेस है। ठीक है साहब। तो पहले, सबसे पहले हमने 4 चीज देखी। सबसे पहले हमने साहब कैपिटल रिडक्शन के लिए 4 चीजें देखी। क्या क्या देखा आपने, स्पेशल रिजोल्यूशन पास होना चाहिए जनरल मीटिंग में, एनसीएलटी की अप्रूवल रिक्वायर्ड होनी चाहिए, फॉर्म 1 से लेके RSC 7 तक आएगा, और कंपनी के नाम के, सॉरी, कंपनी की शेयर कैपिटल के साथ एक वर्ड लगा हुआ होगा एंड रिड्यूस, कितने दिन के लिए, अगले 5 साल के लिए। ठीक है। अब फॉर्म नंबर RSC वाली प्रोसेस क्या है, तो RS फॉर्म्स की प्रोसेस इस तरह से है। एक बार फटाफट से, अच्छा समझ में आ गया आपको, क्लियर हो गया, याद है क्या, पहले तो आप बताओ। हाँ अब बोलना एक बार वापस से बेटा। लास्ट मैसेज किसने लिखा, मैं देख नहीं पाया, दोबारा से बोलिए लास्ट मैसेज। क्रेडिटर के ऑब्जेक्शन पे भी मना हो सकता है। क्रेडिटर के ऑब्जेक्शन पे भी मना हो सकता है। क्रेडिटर को ऑब्जेक्शन क्यों होगा, क्रेडिटर को ऑब्जेक्शन क्यों होगा, क्रेडिटर को ऑब्जेक्शन, जैसे आप कहते हो कि साहब आप शेयर होल्डर को पैसा रिटर्न कर रहे हो, शेयर होल्डर को पैसा रिटर्न करके कैपिटल को रिड्यूस कर रहे हो, डन। जैसे हमने केस नंबर 4 देखा था, केस नंबर 4 देखा, शेयर होल्डर को पैसा रिटर्न कर रहे हो। अब क्रेडिटर कह रहा है अरे उसको देने से पहले मेरा पैसा तो दे दो। क्रेडिटर कह रहा है, कोर्ट को जाके कहता है साहब ये मेरा पैसा तो दे नहीं रहे और शेयर होल्डर को रिटर्न कर रहे हैं, तो ऐसे तो थोड़े दिन में ये शेयर होल्डर को सारे पैसा रिटर्न कर देंगे और मेरा पैसा तो रह जाएगा। इनको कहते हो अगर इनके पास इतना ही पैसा है तो पहले मेरा पैसा रिटर्न कर दो, फिर शेयर होल्डर को पैसा दे देना वापस। सही है या नहीं है, क्योंकि वो कहता है अगर आज कंपनी को बंद किया जाता तो भी तो पहले मेरा पैसा मिलता, बाद में शेयर होल्डर को मिलता। ये लोग क्या कह रहे हैं, कंपनी ये नुकसान में और ये शेयर होल्डर को पैसा देके थोड़े दिन में भाग जाएंगे, तो इनको कहो पहले मेरा पैसा दे, बाद में अपने शेयर होल्डर्स को पैसा दे। तो क्रेडिटर भी ऐसा कर सकता है, ऑब्जेक्शन लगा सकता है अपना, फिर उस ऑब्जेक्शन के ग्राउंड्स को कोर्ट चेक करेगा। और अगर कोर्ट कहता है, कोर्ट को लगता है कि नहीं यार ये क्रेडिटर सही बात कह रहा है, फ्यूचर में इसकी वजह से इसको नुकसान हो सकता है,
तो कोर्ट उसको कहेगा कंपनी को पहले क्रेडिटर को पैसा दो, बाद में कर लेना सब। ठीक है, चलिए, तो ये था पूरा सेक्शन नंबर 66। पूरा क्लियर है प्रियांशी, कनिका? चलिए, तो बस आज के लिए इतना ही, आगे हम पढ़ेंगे कल, ठीक है ना? आज के लिए इतना ही। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस है एग्जाम के लिए, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी। 61 भी आ सकता है, 66 भी आ सकता है, ठीक है? तो दोनों को अच्छे से याद कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।